नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं आज रविवार है और सैटरडे और संडे को दिन हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसके साथ ही अपने टॉप 500 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज चला रखी है मित्रों, जिसके तहत साथियों हम 500 क्वेश्चन 500 एमसीक्यू इसमें इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं साथियों। इससे पहले साथियों हमने इसकी क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं और साथियों इसकी टोटल 15 क्लास आएंगी और आज साथियों इसकी सेकंड क्लास है, यानी कि आज इसकी दूसरी क्लास होने वाली है मित्रों। उसमें साथियों हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो आइए साथियों बिना किसी देरी के अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं मित्रों। आपसे गुजारिश रहेगी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। और वीडियो अगर अच्छी लगे, एग्जाम से रिलेवेंट लगे तो वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए साथियों अपने आज के इस पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे मित्रों। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी महिला के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नहीं माना जाएगा? यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ मैथुन करे जिसकी उम्र 18 वर्ष हो। जी साथियों, ये बिल्कुल सही बात है। उसकी सम्मति के बिना, चोट के भय में डालकर उससे प्राप्त सम्मति में, ये भी गलत है साथियों। उसकी सम्मति से जब वह 15 वर्ष की हो, 15 वर्ष की नहीं साथियों, 18 वर्ष की होनी ही चाहिए, ये भी गलत है मित्रों। तो साथियों हमारा क्वेश्चन था महिला के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नहीं माना जाएगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा? दंगा, किसी लोक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। लोक स्थान पर साथियों, शब्दों पर गौर करना। लोक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना, किसी मकान में घुसेबाजी करना। साथियों दंगा किसी मकान में नहीं होता, मकान से बाहर ही होता है। कार में किसी से झगड़ा करना ये भी नहीं होगा साथियों। तो साथियों ऑप्शन ए, दंगा करने का अपराध माना जाएगा, यही ऑप्शन ए, किसी लोक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। नेक्स्ट, बलवा का कार्य तब नहीं होगा जब, बताइए बलवा का कार्य तब नहीं होगा जब 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे कि अचानक वे चिल्लाना शुरू करते हैं। या फिर ऑप्शन बी ये रहा साथियों, 15 व्यक्ति आक्रमण करते हैं, 10 विद्यार्थियों का समूह दूसरे 15 विद्यार्थियों के समूह जबरदस्त एक गाय को कोतवाली से छुड़ाकर लाते हैं। या फिर इनमें से कोई नहीं। बलवा का कार्य तब नहीं होगा जब, यानी कि बलवा कब नहीं माना जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा मित्रों। 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे कि अचानक वे चिल्लाना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों उसका। और साथियों आपको बता दूं, धारा 191 की 1 से यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया जाए तब यह बलवा है, धारा 191 की 1 के तहत। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है? आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है, बताइए साथियों। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश, दुर्घटना में होने वाले कार्य, स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति का कार्य, या फिर विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। बताइए मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? साथियों स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति का कार्य ये हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। और साथियों ये ऐसा होता है धारा 23 के तहत। धारा 23 के तहत साथियों स्वैच्छिक मत्ता को बचाव नहीं है, लेकिन अनैच्छिक मत्ता को बचाव है। ठीक है।
नेक्स्ट, केवल एक ही कथन सही है, सही क्या है बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। जिले के समस्त अपर सत्र न्यायाधीश के अधीन होते हैं। जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीनस्थ होते हैं। प्रत्येक अपर जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। या फिर प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। बताओ साथियों, इसमें एक कथन सही है, वो कौन सा होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है साथियों, बाकी तीनों गलत है, ये ऐसा नहीं होता मित्रों। नेक्स्ट, व्यापरण के आरोप में प्रतिरक्षण स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षण उचित होगा? यह है कि अभियुक्त को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि उस लड़के का पिता वैध संरक्षक है। उसे यह विश्वास था कि लड़की 18 वर्ष से अधिक आयु की है। यह है कि वह अवयस्क लड़की 1 वर्ष से मैथुन के लिए आ चुकी हैं। इनमें से या फिर कोई नहीं। बताओ साथियों, प्रतिरक्षण स्वरूप कौन सा प्रतिरक्षण उचित होगा? बताओ मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा? साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं साथियों। ठीक है साथियों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया तथा अपना एक घुटना उसके सीने पर रखा और उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2 या 3 कठोर प्रहार किए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य यह दर्शाता था कि पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभियुक्त किस अपराध का दोषी है? बताओ साथियों, किस अपराध का दोषी होगा? हत्या का, या फिर आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, या फिर साथियों घोर अपघाती, या फिर किसी अपराध का दोषी नहीं। बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना साथियों, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। जी, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो ये होगा, आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है, उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2 या 3 कठोर प्रहार किए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आपराधिक मानव वध होता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 58 साथियों, बताइए कौन सा कार्य मानहानि होता है? ए, अपनी पुस्तक परीक्षण के लिए भेजता है, परीक्षणकर्ता सद्भावना पूर्वक कहता है कि पुस्तक के कुछ अंश मूर्खतापूर्ण हैं। ए, सद्भावना पूर्वक कहता है कि मेरे विचार से बै का साक्ष्य परस्पर इतना विरोधी है कि या तो वह एक मूर्ख है या लुच्चा है। ए, अपनी पुस्तक किसी पत्रिका के साथ परीक्षण परीक्षण के लिए भेजता है। परीक्षणकर्ता कहता है कि पुस्तक के कुछ अंश दूसरी पुस्तक से चुराए गए हैं, किंतु वह ऐसा किसी पुस्तक का नाम नहीं बताता जिसमें से चोरी की गई है। जी साथियों, हमारा जो ये ऑप्शन है ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा सा हम पर भी लागू होता है, क्योंकि साथियों हम ये जो पूजा पब्लिकेशन है इसके माध्यम से साथियों आपको यूपीएसआई में जो बीएनएस है इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं हम भी एक तरीके के दोषी है। जी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कार्य मानहानि होता है? मानहानि। जी साथियों, ए, अपनी पुस्तक किसी विक्रेता के साथ परीक्षण के लिए भेजता है। परीक्षणकर्ता कहता है कि पुस्तक के कुछ अंश दूसरी पुस्तक से चुराए गए हैं, किंतु वह किसी पुस्तक का नाम नहीं बताता जिससे कि चोरी की है। जी बिल्कुल सही जवाब हमारा यही हो जाएगा। ये साथियों मानहानि का सही विकल्प है। नेक्स्ट, छह ने जय का जो बाजार में सामान खरीद रही थी नेकलेस पकड़ लिया और ताकत से झटका देकर अलग कर दिया। इसके बाद हाथापाई हुई। किस अपराध के लिए अभियुक्त छह को दंडित किया जाएगा? लूट, चोरी, हमला, या फिर हमला तथा लूट दोनों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। जी, इसको साथियों हम लूट बोलेंगे, ना कि चोरी। साथियों, चोरी होती है बिल्कुल छिपकर, सामने नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो इसका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूट।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों किस धारा के अंतर्गत? धारा 309 की एक पहली धारा के अंतर्गत साथियों लूट होगी साथियों। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कै ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, किंतु ख ने ग को मार डाला। इस प्रकार कै क्या होगा? हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी। साथियों ध्यान रखना, कै ने ख को उकसाया है, ना कि कै ने ख को मारा है, कै ने ग को मारा है। कै ने सिर्फ उकसाने का काम किया है, तो ग को मार डाला। इस प्रकार कै के संबंध में हमसे पूछा गया है, कै क्या है? हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है, आपराधिक मानव वध के दुष्प्रेरण का दोषी है, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है, या फिर किसी अपराध का दोषी नहीं है। साथियों किसी अपराध का दोषी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हत्या का दुष्प्रेरण यानी कि दुष्प्रेरणा, गंदी गलत भावना, ये होगा साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब कै के विषय में। ऑप्शन ए हमारा साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। तो साथियों ऐसा धारा 51 के तहत, धारा 51 के तहत ऐसा करना हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी माना जाएगा। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद किसने निर्णीत किया था? ये साथियों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रीवी काउंसिल होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट। कै अंशतः यह को भोजन नहीं देकर एवं अंशतः मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित करता है। भोजन ना देकर, ध्यान रखना, भोजन ना देकर अंशतः मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित करता है, तो यह है क्या? हत्या, उपहत्या, सदोष मानव वध, या फिर कोई नहीं। जी साथियों हत्या की कैटेगरी में आ जाएगा ये। हत्या की कैटेगरी में साथियों ऐसा पॉसिबल है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हत्या। हत्या धारा 3 की 7 से जहां किसी कार्य द्वारा या फिर लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा एवं अंशतः लोभ द्वारा किया जाना वही अपराध होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विशेष विधि की परिभाषा दी गई है कौन सी धारा में? धारा 2 की 30, 2 की 38, 43, या फिर 2 की धारा 29 में। विशेष विधि, शब्दों पर गौर करना। विशेष विधि, इसकी परिभाषा कौन सी धारा में लिखी गई है? साथियों इसकी जो परिभाषा है धारा 2 की 30 में लिखी गई है मित्रों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। वह विधि जो किसी कार्य जो किसी विशिष्ट विषय को ही लागू है, वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय को ही लागू है, वह क्या कहलाती है? अवैध, स्थानीय विधि, विशेष विधि, या फिर अद्यतन विधि। साथियों विशिष्ट विषय यानी कि ऑप्शन सी विशेष विधि कहलाती है वो। नेक्स्ट। स्थानीय विधि है क्या? जो भारत को लागू हो, जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो, जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू नहीं हो, या फिर प्रांतीय विधि। साथियों जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो उसे कहते हैं हम स्थानीय विधि। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध है, जो कि सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या फिर ये सभी अवैध। जी अवैध शब्द साथियों जो अपराध है उससे भी उस पर भी लागू होती है, इस पर भी लागू होती है, और जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो इस पर भी लागू होती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। अक्षति की परिभाषा दी गई है कौन सी धारा में? अक्षति, क्षति की परिभाषा साथियों धारा 2 की 14 में दी गई है, ध्यान रखना। धारा 2 की 14वीं धारा में अक्षति की परिभाषा दी गई है। अक्षति के अंतर्गत है क्या? वह जो व्यक्ति का शरीर को है, वह जो शरीर के मन को है, वह जो कि व्यक्ति की ख्याति को हो, या फिर उपयुक्त तीनों। जी अक्षति का अंतर्गत ये तीनों बातें बिल्कुल सही है साथियों। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सद्भावना पूर्वक वर्णित है। सद्भावना पूर्वक जो शब्द है साथियों वो धारा कौन सी धारा में वर्णित है? बताओ साथियों। वो ऐसा होता है धारा 2 की 11 में। सद्भावना पूर्वक। ठीक है साथियों ध्यान रखना।
क्लास में एंड तक बने रहिएगा मित्रों। कपट पूर्वक में शामिल है क्या? धोखा, अक्षति, दोनों, ए और बी। कपट पूर्वक में क्या क्या शामिल है साथियों? इसमें साथियों धोखा भी है और क्षति भी है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है। नेक्स्ट, सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? पूर्व नियोजित योजना, योजना के अनुसरण में कार्य, पूर्व नियोजित योजना एवं अनुसरण में कार्य। सामान्य आशय का मतलब क्या होता है, बताइए साथियों? पूर्व नियोजित योजना एवं अनुसरण में कार्य, ये दोनों बात सामान्य आशय से संबंधित होती है मित्रों। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन नंबर साथियों 71 है। तो साथियों ये धारा तीसरी के धारा 3 की 5वीं धारा जो है सामान्य आशय से ही संबंधित है, और उसमें साथियों पूर्व नियोजित योजना एवं अनुसरण में कार्य है, ये धारा 3 की 5 में है। क्वेश्चन नंबर 72, सम्यक सतर्कता तथा ध्यान आवश्यक तत्व है स्वेच्छया के, सद्भावना पूर्वक के, शपथ के या फिर क्षति के। शब्दों पर गौर करना, सम्यक सतर्कता तथा ध्यान, बताइए साथियों। ये होगा सद्भावना पूर्वक के, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है साथियों, और ये धारा 2 की 11 के तहत ये बात निर्णीत है साथियों। इनमें से दस्तावेज है क्या? मुख्तारनामा, बैंकर पर दिया गया चेक या फिर दोनों? जी साथियों, दस्तावेज दोनों ही है, मुख्तारनामा और बैंकर पर दिया गया चेक। तो साथियों किस धारा के अंतर्गत है, बताइए? धारा 2 की 8 के तहत। धारा 2 की 8 के तहत साथियों ये दस्तावेज होते हैं। नेक्स्ट, कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पत्नी को अपने पति को संश्रय देने को केवल इस आधार पर आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह अपने पति के संग रहती थी? बताओ साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। हयात बनाम एम्परर, राम भरोसे बनाम राज्य, कश्मीरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य या फिर तमिलनाडु बनाम नलिनी? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन डी ही होगा, तमिलनाडु बनाम नलिनी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, दंडों के विषय में किस अध्याय में बताया गया है? दंड के विषय में साथियों, दंड का जो विषय है यानी कि दंड के विषय में साथियों किस अध्याय में जिक्र किया गया है, किस अध्याय में इसका लिखित में, बीएनएस की लिखित में वर्णन है, बताइए। दंड साथियों, दंड के विषय में अध्याय 2 में सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अध्याय 2, दंड के प्रकार वर्णित है। दंड कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन सी धारा में लिखी गई है, बताओ साथियों। जो दंडों के प्रकार होते हैं वो धारा 4 में है। और अध्याय साथियों कौन सा है? अध्याय आपको बताया अभी, अध्याय 2 में। और दंड के जो प्रकार होंगे वो साथियों धारा 4 में होंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, आजीवन निर्वासन को हटाया गया 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 से, दंड विधि संशोधन 2000 से, या फिर दंड विधि संशोधन अधिनियम 2002 से, या फिर तृतीय संविधान अधिनियम से? बताइए, आजीवन निर्वासन। क्वेश्चन नंबर 77 साथियों, इसको हटाया गया था 1949 की अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 के तहत। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। नेक्स्ट, मृत्यु दंड किन अपराध में नहीं दिया जा सकता? धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, हत्या धारा 103 की 1 के, सदोष मानव वध धारा 105, या फिर विकृत चित्त को आत्महत्या दुष्प्रेरण धारा 107। किस परिस्थिति में मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता साथियों, यानी कि किस अपराध में मृत्यु दंड कारित नहीं किया जा सकता, बताइए मित्रों। जी, सदोष मानव वध धारा 105। ठीक, जी साथियों। नेक्स्ट, आजीवन कारावास कैसा कारावास है? सादा, कठोर या फिर कठोर या सादा,
या फिर एकांत। आजीवन जो कारावास होता है साथियों, ये कैसी सजा होती है, कैसा कारावास होता है, बताइए। साथियों सिंपल बात है, आजीवन कारावास यानी कि लगभग पूरी जिंदगी, फिर 10-20 साल कठोर, ये होता है साथियों कठोर कारावास। आजीवन कारावास कठोर कारावास की श्रेणी में आता है साथियों। नेक्स्ट, क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? जी बताइए। यहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत शुरू करेंगे। क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? हाँ। ऑप्शन बी, हाँ, यदि वह भारत का नागरिक है तब। सी, यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत आता है तब। डी, नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों, हाँ, यदि वह भारत का नागरिक है तभी। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन बी। और ये साथियों धारा 1 की 5 के तहत इसमें लिखी गई है साथियों। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। ऐसा कौन सा दंड है साथियों जो इस मामले में, जिसमें दंड दिया जा सकता है, जो उस अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक न होगा। वह कारावास किसी भांति का हो सकता है। वह कारावास उसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था, या फिर वह कारावास के साथ साथ भुगताए जाने का निर्देश दे सकेगा जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया हो। बताओ मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका साथियों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। आप क्वेश्चन को साथियों एक बार और पढ़ो। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। साथियों बीएनएस की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी टफ रहती है। ठीक है साथियों, हर एक शब्द को समझना पड़ता है, इसीलिए साथियों बीएनएस की जो लैंग्वेज है उस पर भी गौर कर ही ऑप्शन का आंसर देते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया है किसने? बताओ। अपराध एक ऐसा कृत्य है यानी कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध यानी कि कानून द्वारा मना तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार किसने दिया है? साथियों जो यह विचार है ये स्टीफेन ने दिया है। स्टीफेन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब मित्रों हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। कै ने ख की उपस्थिति में उसकी बहन का अचानक सील भंग किया। ख ने कै पर हमला किया, कै मर गया। गे जो कि कै से द्वेष रखता था, कै की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से कै पर हमला करने में ख की सहायता की। इस स्थिति में साथियों बताइए कौन सी धारा लगेगी और किस पर लगेगी? अपराध कैसा है बताइए। यानी कै ने ख की उपस्थिति में उसकी बहन का अचानक सील भंग किया, यानी कि साथियों आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ख है उसकी कोई बहन है साथियों। ठीक है, और जो कै है साथियों ये कारित करने वाला होगा। तो ख ने कै पर हमला किया, इसने इस पर हमला किया, कै मर गया साथियों, ये मर गया। गे जो कि कै से द्वेष रखता था, एक व्यक्ति और है साथियों गे जो कै के साथ द्वेष रखता था, कै की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से कै पर हमला करने में ख की सहायता की। कै पर हमला करने में साथियों इस जो गे ने इस ख की सहायता की थी इसे कै को मारने के लिए। बताइए तो इस स्थिति में कौन क्या होगा? कै हत्या धारा 103 भारतीय न्याय संहिता का दोषी है कै।
साथियों कै तो दोषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साथियों कै तो मर गया पहले ही। गै बी, गै हत्या धारा 103 की भारतीय न्याय संहिता का दोषी है। जी साथियों, जो गै होगा ये हत्या का दोषी है, और कौन सी धारा के तहत? भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों इसने हत्या करने में कै की मदद की थी, तभी कै को मार पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता के उपबंध किसी ऐसे अपराध को भी लागू है, जो भारतीय न्याय संहिता के जो उपबंध है साथियों, वो किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। क्या यह बात सही है साथियों? ये बात साथियों बताइए, सही है? नहीं मित्रों। नेक्स्ट, किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो। गलत है साथियों। भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है, किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। क्या यह बात सही है साथियों? लगती नहीं साथियों यह बात सही हो। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। जो बीएनएस होती है साथियों, जो साथियों बीएनएस में जो उपबंध होते हैं, सवाल में यही पूछा गया है ये उपबंध किस पर लागू हैं। तो ऊपर के तीन ऑप्शन साथियों गलत हो गए, हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो यही होगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय शब्द द्योतक है होता है उस कक्ष का जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज के न्यायालय का, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्याय न्यायिकत न्यायिकतः कार्य हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया जाता है, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय शब्द द्योतक है किसका? ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकत कार्य हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया जाता है साथियों, ये उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों जो ऐसा होता है वो धारा 2 की 5 के तहत होता है। धारा 2 की 5 के तहत साथियों। नेक्स्ट, एक सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति कै तथा एक 15 वर्ष के लड़के खे को धारा 104 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। 15 वर्ष के लड़के को। इस स्थिति में निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही है? आइए ऑप्शन पर। सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है, सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैध है, जहां तक ख का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है, जहां तक क का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। बताओ इसमें से सही ऑप्शन आपको कौन सा लगेगा, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? तो साथियों सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैध माना जाएगा। ठीक है, सत्र न्यायालय का जो आदेश होगा वो पूर्णतः अवैध माना जाएगा। अवैध। ठीक है साथियों, और साथियों ये अवैध माना क्यों जाएगा बताइए? थोड़ा डिटेल में पढ़कर देखना, ये अवैध ही माना जाएगा क्योंकि साथियों 15 वर्ष के लड़का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता? संपत्ति का संपहरण, प्रताड़न, अर्थदंड या फिर जुर्माना। कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता? मित्रों दंड की परिभाषा में साथियों प्रताड़न ये दंड की परिभाषा में नहीं आता। ठीक है मित्रों, धारा 4 से। ठीक है, धारा 4 के अनुसार। नेक्स्ट, धारा 118 की 2 भारतीय न्याय संहिता घातक शस्त्र द्वारा गंभीर चोट के अंतर्गत अपराध कौन सा होगा? आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय है, संज्ञेय है, अप्रतिभूति योग्य है, या फिर सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है? जी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय होगा साथियों।
ठीक है मित्रों, धारा 118 के तहत, हाँ वो दे भी रखा है साथियों, धारा 118 के तहत। ठीक है साथियों, आइए, ये साथियों हमने 88 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है साथियों। कल हम साथियों क्वेश्चन नंबर 89 से शुरुआत करेंगे, यानी कि कल का मतलब सैटरडे को। ठीक है मित्रों, और इसमें साथियों कोशिश हमारी यही रहेगी, आप साथियों मूल विधि के क्या नाम बीएनएस के साथियों जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8-10 के आसपास, उनमें से कम आप 7-8 तो ठीक करके ही आना। इसी उद्देश्य से साथियों हमने ये क्लास, ये सीरीज लेकर हम चल रहे हैं साथियों। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, और आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को शेयर जरूर जरूर करिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अपनी हम्म, हिंदी वाली क्लास में कल कल के दिन। कल साथियों सोमवार है, तो कल साथियों हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे हिंदी में भी। ठीक है मित्रों, तो साथियों अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से करते रहिएगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।